ओके, नाउ इन द प्रीवियस सेशन हमारा था दैट वाज रिगार्डिंग द केमिकल एवोल्यूशन. ठीक है, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में हमने केमिकल एवोल्यूशन तक अपना कंप्लीट किया था. एंड आई टोल्ड यू दैट केमिकल एवोल्यूशन में व्हाट वाज देयर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक से फिर लाइफ आना शुरू हुआ, राइट. बट डू यू थिंक कि आज भी केमिकल एवोल्यूशन हो रहा है? आज केमिकल एवोल्यूशन पॉसिबल है? Because for chemical evolution the conditions were high temperature, reducing atmosphere, right? And are these conditions in today's time? That's why आज की डेट में chemical evolution possible नहीं है, because conditions are not favorable. क्लियर? तो हमें वो जो था कि जो फिफ्थ ऑर्गेनिज्म फोर्थ से आया, फोर्थ वाला थर्ड से, थर्ड वाला सेकंड, सेकंड वाला फर्स्ट से, दैट मीन्स कि पहले लाइफ कहाँ से आई? फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम केमिकल एवोल्यूशन, बट लेटर ऑन कंडीशंस टोटली चेंज हो गई. हमारा एटमॉस्फियर अब रिड्यूसिंग नहीं रहा, इट इज़ नाउ oxidizing. Oxygen is available in the atmosphere, and in this time, in these conditions, no chemical evolution is possible. Now the life originates from pre-existing life. अब यही हो रहा है, life is existing from pre-existing life, and this is called as biological evolution. So today we will cover this part of biological evolution, right? Biological evolution में we are going to cover all the theories, but बच्चे in NCERT biological evolution की theories, that means the topic is scattered here and there. ठीक है, तो आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि ये कहाँ से पढ़ना है. तो फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड एज बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. ठीक है, लेमार्क की थ्योरी का एक्चुअली में क्या बोला था उन्होंने? दैट इज द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. अब इसको ध्यान से समझना, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ठीक है, लेमार्क वॉज द फ्रेंच बायोलॉजिस्ट. ठीक है, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे. उन्होंने एक तो ये चीज़ बोली थी कि जिस ऑर्गन को हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती है एंड इट गोज़ टू नेक्स्ट जनरेशन. दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि अगर कोई कैरेक्टर हमने एक्वायर किया है, इवन दैट कैरेक्टर गोज़ टू दी नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, मतलब सेम ही हो गई बात कि जितना ऑर्गन को यूज़ कर रहे हैं, एक्वायर कैरेक्टर अगर अच्छे से एक्वायर हो चुका है और कोई नया कैरेक्टर आया है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में डेफिनेटली जाएगा, राइट. फॉर दिस ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ. किसका एग्जाम्पल दिया? जिराफ का एग्जाम्पल दिया उन्होंने. दैट इज ही proposed that कि जो जिराफ थे earlier they were grass eating, but for example vegetation finish होने की वजह से now the tall trees were there, तो trees की leaves को खाने के लिए अब जिराफ ने अपनी neck को stretch करना शुरू किया ऊपर की तरफ. ठीक है, the more they stretched their neck they were able to reach the leaves. और आगे वाली सारी generations में जिराफ के neck almost क्या थे? they were having the long neck. So this example led him to say these things that जो organ का ज़्यादा अच्छे से use होगा वो organ strengthen होगा and it will go to the next generation. This character is inherited in next generation. Similarly the acquired characters हैं, वो जो भी character, जिराफ ने character को acquire किया and that character is inherited in the next generation. But इस postulate को, इस theory को रिजेक्ट करने के लिए आए ऑगस्ट वीसमैन. ऑगस्ट वीसमैन ने इस थियोरी को देखा, उन्हें लगा कि मुझे नहीं लग रहा कि ये बात सच है. सो फॉर दैट ही डिड द एक्सपेरिमेंट विद द रैट्स. फॉर 22 जनरेशंस उन्होंने रैट्स की टेल को कट करते गए. अब रैट्स की टेल को कट करते जा रहे हैं, जितने भी अगले रैट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, दे वर ऑल हैविंग देयर टेल्स. देन ऑगस्ट वीसमैन ने बोला कि टेल तो हमने यूज़ ही नहीं किया. ठीक है, टेल तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इसको तो रादर कट करते जा रहे हैं, फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में देयर वर द टेल्स इन द रैट्स. तो ये कैसे पॉसिबल है? देन ऑगस्ट वीसमैन ही केम विद द थ्योरी विच इज़ कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. सो नेक्स्ट वाज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. बेटा दिस थ्योरी इज़ नॉट गिवन इन योर NCERT, बट इसको नहीं पढ़ोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. ओके, दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. राइट, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हाट वाज देयर? वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लाज्म. वन इज द सोमैटोप्लाज्म व्हिच इज इन सोमैटिक सेल्स एंड सेकंड इज द जर्म प्लाज्म व्हिच इज इन जर्म सेल्स. तो वीसमैन ने ये बात बोली और वो सही भी थी कि जो कैरेक्टर हमारे जर्म सेल्स में
अगर कोई वेरिएशन आता है, जो कैरेक्टर वहाँ से इनहेरिट होता है वो डेफिनेटली, अगर किसी कैरेक्टर में हमारे जर्म सेल्स में चेंज आता है तो वो डेफिनेटली इट विल बी इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर सोमैटोप्लाज्म में, सोमैटिक सेल्स में कोई चेंज आ रहा है, इट डज नॉट मूव्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इज दिस पार्ट क्लियर? राइट। सो फॉर ऑगस्ट वीसमैन के अकॉर्डिंग लेमार्किज्म की थ्योरी थी दैट वाज नॉट अप्रूव्ड, इट वाज डिस्कार्डेड। तो जिराफ पे उन्होंने काम किया। जिराफ की कौन सी थी? लॉन्ग नेक वॉज देयर, राइट, इट वॉज लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, राइट। ठीक है, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म ये किसने दी? ऑगस्ट वीसमैन ने दी, राइट। दैट इज एनी चेंज इन द जर्म सेल्स, एनी चेंज in the germ cells is inherited in the next generation. Is this part clear बेटा? right? चलो, अब ये तो हो गई दो थ्योरीज। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास आता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अपने पास कौन आते हैं? चार्ल्स डार्विन आते हैं। हु कम्स? चार्ल्स डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। दिस इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखो कहीं ना कहीं नेम इज इंडिकेटिंग दैट नेचर इज सेलेक्टिंग, एंड व्हाट इज सेलेक्टिंग? नेचर इज सेलेक्टिंग द फेवरेबल चेंज। इज दैट क्लियर? नेचर इज सेलेक्टिंग द फेवरेबल चेंज इन द इंडिविजुअल्स, और जो फेवरेबल चेंज आया वो इंडिविजुअल सारे के सारे सेलेक्टेड हो गए, बट बाय नेचर। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे कि हु इज द प्रपोजिटर ऑफ दिस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज मेजर इज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, राइट। एंड चार्ल्स डार्विन के साथ ही बच्चे एक और थे, दैट वॉज Alfred Wallace was there. Who was that? Alfred Wallace. Alfred Wallace. They both were working independently. एक जगह चार्ल्स डार्विन अपना काम कर रहे थे, एल्फ्रेड वॉलेस was working independently. दोनों अपना अलग से काम कर रहे थे। ठीक है, इन द सेक्शन 6.2 एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स में इनकी बात की गई है, राइट। आगे भी एक पार्ट है जहाँ पे डार्विन की बात होगी। आई विल मेंशन द सेक्शंस हेयर ओनली, कि कहाँ से ये पैराग्राफ्स उठाए गए हैं, एक्सप्लेनेशन कहाँ से है, तो ध्यान में रखना, राइट। अब बच्चे, चार्ल्स डार्विन की ने क्या किया? उन्होंने, उनका शिप था HMS बीगल, वॉज द नेम ऑफ हिज शिप। उन्होंने अपनी शिप में पूरा एरिया पैसिफिक ओशन पे वो घूम रहे थे। ठीक है, वो एक्सप्लोर कर रहे थे पैसिफिक ओशन वाले एरिया को, एंड वहाँ से वो पहुँचे कहाँ? गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, वेयर ही रीच गैलापागोस आइलैंड। उन्होंने कहाँ स्टडी किया? गैलापागोस आइलैंड। सो नेम ऑफ हिज शिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मेंशन्ड हियर। नेम ऑफ द शिप इज HMS बीगल। दिस इज HMS बीगल इज द नेम ऑफ हिज शिप। कहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहे थे? आइलैंड इज गैलापागोस आइलैंड। दिस इज गैलापागोस आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, सिमिलरली अल्फ्रेड वॉलेस, वो भी अपना कहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे? ही वॉज एक्सप्लोरिंग द रीजन ऑफ मलाय आर्चीपेलेगो। मलाय आर्चीपेलेगो, ये आपको अच्छे से याद करने हैं रीजन्स। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, नेम ऑफ द शिप इज HMS बीगल, गैलापागोस आइलैंड, अल्फ्रेड वॉलेस, मलाय आर्चीपेलेगो। एंड मलाय आर्चीपेलेगो क्या है? ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, नाउ दोनों के दोनों स्टडी कर रहे थे अपनी अपनी, बट दे रीच टू दिस थ्योरी कि नेचर सेलेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, राइट। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी और सेम टाइम पे ये थ्योरी बाहर निकल कर आई। बट द पॉइंट इज, ये दोनों के दोनों इन्फ्लुएंस हुए थे किसी से, किसी का एक ऐसे इनको ने रीड कर लिया था। बोथ ऑफ देम दे रेड द essay ऑफ थॉमस माल्थस। हु वाज दैट? थॉमस माल्थस। वी कैन से they were influenced by whom? Thomas Malthus. थॉमस माल्थस का ऐसे इनके हाथ में लगा था, जो इन्होंने रीड किया, एंड देन दे did a research on that and finally led to the theory of natural selection. अब बात आती है कि थॉमस माल्थस के ऐसे में ऐसा क्या था जो इनको बहुत ज़्यादा, इनके माइंड में स्ट्राइक हुई चीज़ें, नई नई चीज़ें आनी शुरू हो गई। ठीक है बच्चे, थॉमस माल्थस ने क्या बोला? दैट जो पॉपुलेशन है, थॉमस माल्थस ने तीन चीज़ें कही थी कि पॉपुलेशन है, इट ग्रोज जियोमेट्रिकली,
इज दैट क्लियर? पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ज्योमेट्रिकली, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, राइट? एंड सेकेंड थिंग, जो रिसोर्सेज हैं दे आर ग्रोइंग अरिथमेटिकली। देखो डिफरेंस समझो, थॉमस माल्थस ने क्या बोला? पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ज्योमेट्रिकली, पॉपुलेशन, और यहाँ पे आते हैं हमारे पास रिसोर्सेज। तो अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है? पॉपुलेशन इज ग्रोइंग जियोमेट्रिकली, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग जियोमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली का मीनिंग क्या है बच्चे? लाइक 2 इंडिविजुअल्स आर देयर, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, देन 16, देन 32, लाइक दिस द नंबर इज इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती जा रही है फास्ट पेस पे। एंड रिसोर्सेज दे आर ग्रोइंग अरिथमेटिकली। व्हाट इज दिस? अरिथमेटिकली। अरिथमेटिकली इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लाइक दिस। तो कौन से ज़्यादा है और कौन सा कम है? पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड रिसोर्सेज अपने पास क्या है? लिमिटेड है। और तीसरी चीज़ इन्होंने बोली थॉमस माल्थस ने कि इवन देन रिसोर्सेज आर लेस, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी पॉपुलेशन क्या है? स्टेबल है। स्टिल आवर पॉपुलेशन इज स्टेबल। स्टिल पॉपुलेशन कैसी है? स्टेबल है। दिस इज़ द थिंग। तो ये तीनों चीज़ें चार्ल्स डार्विन ने पढ़ी, अल्फ्रेड वॉलेस ने पढ़ी, एंड दे केम आउट विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आफ्टर देयर स्टडीज़। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इस थ्योरी को कि व्हाट इज एक्चुअली द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज़ फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, और हमें उसी ऑर्डर में चलना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हम थॉमस माल्थस की बात करेंगे, जो उन्होंने बातें कही, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड दैट पॉपुलेशन कैसी है? वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स वी कैन से कि ओवर पॉपुलेशन है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज देयर, ठीक है? सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन इज देयर। ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन है। सेकेंड पॉइंट इज रिसोर्सेज आर लेस, दैट इज लिमिटेड फूड एंड स्पेस। लिमिटेड फूड एंड स्पेस। लिमिटेड फूड एंड स्पेस, इसको हम बोल सकते हैं लेस रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? अब क्या होगा? जब फूड और स्पेस लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो टाइम आ गया किसका? लड़ाई का। आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी। एंड दिस लड़ाई इज कॉल्ड एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आपस में स्ट्रगल होना शुरू हो गया, कॉम्पिटिशन होना शुरू हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन competition can be petition. So this competition can be interspecific or intraspecific competition, and that is what? Struggle for existence. struggle होनी शुरू हो गई, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। struggle for existence। अब क्या होगा? कोई एक हारेगा और कोई एक जीतेगा, ठीक है? अब जो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, द ऑर्गेनिज्म जिसमें ज़्यादा एबिलिटी होगी, जो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा वो जीत जाएगा और दूसरे हार जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो नाउ एबिलिटी किस में ज़्यादा है? जो अपने अंदर क्या लेकर आएगा? चेंज लेकर आएगा, एंड दैट चेंज इज कॉल्ड एज वेरिएशन। व्हाट इज दैट चेंज कॉल्ड? वेरिएशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन, ठीक है? वेरिएशन फॉर व्हाट? वेरिएशन टू अडैप्ट। वेरिएशन टू अडैप्ट द चेंज। अब कुछ भी चेंज आया, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, आपस में कंपटीशन होना शुरू हो गया स्पीशीज़ का, ठीक है? अब क्या हुआ? वेरिएशन आना शुरू हो गया। व्हाट इज़ वेरिएशन? अकॉर्डिंग टू डार्विन, चार्ल्स डार्विन, वेरिएशन वाज अ स्लो ग्रेजुअल चेंज। व्हाट इज़ वेरिएशन? इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज। आगे इस पे क्वेश्चन आता है, इट इज़ डायरेक्शनल। क्लियर? स्लो ग्रेजुअल चेंज जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, एंड डायरेक्शन इज इट लीड्स टू यूजफुलनेस ओनली। चलो नेक्स्ट वेरिएशन आया। वेरिएशन के बाद क्या होगा? वेरिएशन के बाद क्या होगा? हर कोई जिसमें वो अच्छा वेरिएशन आ चुका है, ठीक है, अब वो अच्छे से अडाप्ट कर पाएगा। अडाप्ट मीन्स नाउ ही और शी इज़ एबल टू सर्वाइव। तो अब हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल selection, that means nature will select those organisms with this useful variation. डार्विन के अकॉर्डिंग ये सारे वेरिएशंस क्या थे? यूजफुल थे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। दैट वाज यूजफुलनेस, कि अच्छे वेरिएशंस ही हो रहे हैं, राइट? इज दिस पार्ट क्लियर? सेकेंड थिंग, अब
अगर वो अच्छा वेरिएशन आया, दैट मीन्स नाउ द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू अडेप्ट इजीली. अब नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नाउ द पर्सन विल सर्वाइव, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा. दैट मीन्स इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. नेचर विल सेलेक्ट दैट इंडिविजुअल. वाई? बिकॉज यही इंडिविजुअल, अब ये फिटेस्ट क्यों बोला, कौन सी फिटनेस है? कीप इन माइंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. विच फिटनेस? रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यही ऑर्गेनिज्म अब अगली जनरेशन्स को लेकर जाएगा. और एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट जनरेशन, वो सब में क्या होगा, ये वाला कैरेक्टर होगा. सारी जनरेशन्स में ये वाला वेरिएशन होगा. और जिनमें नहीं था, ऑब्वियस है, दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज नेचर ने उन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया. एंड दिस फिटनेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, क्योंकि यही जनरेशन्स को आगे लेकर जाएंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशंस. नेक्स्ट इज इन्हीं यूजफुल वेरिएशंस का इनहेरिटेंस होगा. इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशंस. Inheritance of the useful variations. Finally, what is that? Next point is it will lead to speciation, that is formation of new species. What is speciation? Formation of new species. Formation of new species. Is this part clear? So this is the theory of natural selection given by Charles Darwin. सारा क्रेडिट बच्चे चार्ल्स डार्विन को ही मिला था बिकॉज लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे. इंग्लैंड में, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड और उस टाइम पर इंग्लैंड वॉज अ डोमिनेटिंग कंट्री. ठीक है, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, डार्विन की बात बहुत सुनते थे सारे. नेक्स्ट वॉज देयर वॉलेस ने भी काम यही किया, दैट्स वाई हम एक साथ में लेते हैं. बट दिस थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए द क्रेडिट गोज टू चार्ल्स डार्विन. ओवर पॉपुलेशन, लिमिटेड फूड इन स्पेस, कंपटीशन हुआ. देन कंपटीशन में जिनमें वेरिएशन आया वो अडाप्ट कर गए. व्हाट इज वेरिएशन? इट इज अ स्लो ग्रेजुअल चेंज, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. दैट इज यूजफुल वेरिएशन इज ऑलवेज देयर. नेचर ने सेलेक्ट किया उन इंडिविजुअल्स को. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा. कौन सी है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस. फिर अब वो जो वेरिएशन आई यूजफुल इनहेरिट हुए एंड फॉलोड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो अगर आपको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे कोई क्वेश्चन आता है, write the note on the theory of natural selection. You have to give all these points. Is this clear? Right? Fine. चलो, अब आती है बात, ये चीज़ तो हो गई. अब चार्ल्स डार्विन ने बच्चे दो कॉन्सेप्ट्स थे उनके. फर्स्ट इज द नेचुरल सिलेक्शन एंड नेक्स्ट वाज ब्रांचिंग डिसेंट. क्या बोला था उन्होंने? ब्रांचिंग डिसेंट वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया था. दिस इज ब्रांचिंग डिसेंट. दिस इज द theory of natural selection. So this was given by Charles Darwin के he had basically two key concepts. ठीक है, ये हमारे किसके concepts हैं? Charles Darwin के concepts हैं. Two key concepts were there. One is the natural selection and second is branching descent. देखो, descent means अगली जनरेशन में जाना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिसेंट? इट इज टू गो टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब अकॉर्डिंग टू हिम ब्रांचिंग डिसेंट मीन्स जब भी अगली जनरेशन में जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, देयर इज अ वेरिएशन. ठीक है, लाइक व्हाट इज इट? दिस इज अ ट्री. ठीक है, अब ये ट्री क्या है? दिस इज अ सिंगल जनरेशन. अगली जनरेशन बन रही हैं तो ये ऐसी ब्रांचेस बनती जा रही हैं लाइक दिस. नेक्स्ट ब्रांचेस आर बीइंग फॉर्म. व्हाट इज दीज ब्रांचेस? ब्रांचेस आर डिनोटिंग द वेरिएशंस. ब्रांचेस आर डिनोटिंग द वेरिएशंस. कि ये क्या है? वेरिएशंस हैं. ठीक है, न्यू जनरेशन्स में क्या आ रही हैं? वेरिएशंस आ रही हैं. न्यू जनरेशन्स में वेरिएशंस आ रही हैं एंड दीज वेरिएशंस विल लीड टू न्यू स्पीशीज. दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग डिसेंट. Is this clear? These were the two key concepts of Charles Darwin, natural selection and branching descent, right? And बच्चे this is जिस पार्ट में है वो मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ, right? इस पैराग्राफ में this part is given, scattered है ये सारा NCERT बुक में, I told you. तो आगे पीछे करके पहले डार्विन का पार्ट आप ख़त्म कर देना, राइट? फाइन. अब एक और चीज़ थी जो डार्विन ने बोली थी. क्या बोला था? कि जो न्यू स्पीशीज़ बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ दैट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इज दैट क्लियर? क्या बोल रहे हैं? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स इज लिंक्ड टू लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सी हियर, अभी क्या हुआ? कंपटीशन हो गया, वेरिएशन आया. ठीक है, वेरिएशन ने, अच्छा वेरिएशन था, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया. अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरिया और ह्यूमन को कंपेयर करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ए. ये ए कॉलोनी है बैक्टीरिया की, राइट? यहाँ पे क्या हुआ? सो मेनी ऑर्गेनिजम्स वर देयर. आपदा आई, कोई भी कैलामिटी आई,
लड़ाई हुई, कंपटीशन हुआ, तो ये सारे ए के ए मर गए। बट यहाँ पे कुछ 3-4 बैक्टीरियाज में चेंजेस आने शुरू हुए, वेरिएशन आया, सब चले गए, उन्होंने अपनी न्यू कॉलोनी बना दी बैक्टीरिया बी। अब ये क्या हुआ, ये सर्वाइव कर गए, नेचर हैज सेलेक्टेड देम, ठीक है। अब नेचर ने सेलेक्ट तो कर लिया, फॉर एग्जांपल ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब ई कोलाई का हमें पता है डिवीजन टाइम क्या है, लाइफ साइकिल इज 20 मिनट्स, हर 20 मिनट के बाद ये अपनी नई ग्रोथ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये वाला चेंज था, ये बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अभी कितना है, 1 है, उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स कितने हो जाएंगे, 2, देन दे विल बी 4, देन 16, देन बढ़ते चले गए, ठीक है। सॉरी, इट इज़ 8 एंड देन इट इज़ 16 एंड देन इट इज़ 32, लाइक दिस एंड सो ऑन। अगर हम इसी के कंपैरिजन में ह्यूमंस को कंपेयर करें, अगर हम ह्यूमंस को कंपेयर करते हैं, क्या ह्यूमंस इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे? No, it's not possible. तो here see here, rate of appearance of new life forms is linked to lifespan of the organism. अगर नई लाइफ फॉर्म आनी है तो वो लाइफ स्पैन पे डिपेंड कर रही है। Is this part clear? राइट ये आपको एक छोटे ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल से बता दिया, एंड ह्यूमन बीइंग एज वेल। बैक्टीरिया है तो जल्दी अपनी न्यू स्पीशीज बना लेगा, वही ह्यूमन बीइंग विल टेक जनरेशंस, कितनी जनरेशंस लग जाएंगी न्यू स्पीशीज लाने के लिए। इज दैट क्लियर? राइट, इसी के बाद आपका ये वाला टॉपिक दिया है ब्रांचिंग डिसेंट ऑन द सेम पेज 6.5, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज देयर कि अब एक और थ्योरी आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्रीज, म्यूटेशन थ्योरी। किसने दी बच्चे? इट वॉज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज। दिस इज द सेपरेट थ्योरी। अब सिंपल सी बात है, डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन सेड दैट जो वेरिएशन आ रहा है दैट इज स्लो, दैट इज ग्रेजुअल, एक डायरेक्शन में चल रहा है। बट ह्यूगो डी व्रीज ने किस पे काम किया था? ही वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज प्लांट, और उन्होंने क्या देखा कि जो वेरिएशन आया दैट वाज अ सिंगल स्टेप म्यूटेशन, स्लोली ग्रेजुअली नहीं हुआ, सिंगल स्टेप में ही हो गया, और वो एक लार्ज म्यूटेशन था जिसने क्या कर दिया, नई स्पीशीज दे दी। वेरिएशन था, वेरिएशन को उन्होंने म्यूटेशन का नाम दिया। व्हाट इज वेरिएशन? इट इज एक्चुअली अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और वो डायरेक्शनलेस था, इट वाज डायरेक्शनलेस। इज दिस पार्ट क्लियर? डायरेक्शनलेस था एंड इट गिव्स राइज टू न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज कैसे आई? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन से, एंड दिस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन दैट कॉज स्पीसिएशन इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन। इसको हम सॉल्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज म्यूटेशन थ्योरी? दैट जो न्यू स्पीशीज आई है, न्यू स्पीशीज किस वजह से आई है? वेरिएशन। और वेरिएशन को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? दैट इज अ सिंगल स्टेप large mutation, single step large mutation. And what is this single step large mutation called? It is called as saltation. It is called as saltation. What is saltation? Single step large mutation is called as saltation. किस पे वर्क किया ह्यूगो डी व्रीज ने? On the plant which is called as evening primrose plant. He worked on इवनिंग प्रिमरोज प्लांट, इस पे काम किया, एंड ही टोल्ड कि जो नई स्पीशीज आती तो वेरिएशन की वजह से है, बट दैट एक्चुअली वेरिएशन इज अ म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्टेशन थ्योरी भी बोला जाता है। इज दिस पार्ट क्लियर? पेपर में आपको जो PYQ आता है दैट इज डिफरेंस इन द म्यूटेशन एंड variation or difference in the variation said by Charles Darwin and variation given by Hugo de Vries. इसमें difference आता है। These are the PYQs. किस पे work किया? Evening primrose पे work किया। Is that clear? Right बच्चे, this much for today, and in next class we will be dealing with all the examples. अब हम सबको wrap up करेंगे, right? All the best.